स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जो लाइव स्ट्रीम करता है, क्रिप्टो के पूरे बाजार को समझता है, वहां से खबरें लेकर के आता है, क्रिप्टो के ट्रेड्स को समझता है, निवेश को समझता है और समझने की कोशिश करते हैं कि एक बड़ा बाजार जो क्रिप्टो करेंसीज का खड़ा हुआ है, उसके अंदर में कॉइन्स कहाँ चल रहे हैं, क्या हो रहा है और सारी चीजों को सीधे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से ट्रैक किया जाए। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रही हैं, पूनम जी जुड़ेंगी और पूनम जी से समझेंगे कि किस तरीके से क्रिप्टो के बाजार को देख रहे हैं और वहां किस तरीके से मौके मिल रहे हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू डूइंग? मैं अच्छा हूँ पूनम जी, और फिलहाल तो आपका क्रिप्टो का बाजार भी अच्छा लग रहा है। काफी सारी चीजें बेहतर होती लग रही हैं, कुछ चीजें खराब भी हैं, लेकिन वो खराब के साथ में दोनों चीजें हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जिन टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भले ही वो हायर साइड में है स्लैब वाइज, नंबर वाइज, लेकिन ये हो रहे हैं, यानी हम कहीं ना कहीं सही दिशा में है। तो कदम सही दिशा में है, थोड़ा बड़ा कदम लगा लिया है, थोड़ा बड़ा रेंज है, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे शायद ठीक होगा। अभी तो उस लिहाज से अगर बात करें, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो थोड़ा सा, क्योंकि अब सरकार उस पर जीएसटी की भी बात कर रही है, तो अभी टैक्स घटने की तो बात ना हो करके और बढ़ने की हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक ट्रेंड भी है जो करीब करीब बराबर चालू है ट्विटर पे, जिसमें कि रिड्यूस क्रिप्टो टैक्सेस की बात हो रही है। फिलहाल बाजार पे सीधा जाकर के अगर हम समझने की कोशिश करें, बिटकॉइन ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। क्या ये रिकवरी सस्टेन होने वाली है और इसको आगे कैसे देखते हैं कि आगे चल करके अगर हम बिटकॉइन की बात करेंगे और उस रिकवरी के अंदर में कितनी दूर तक, किस तरीके से, या ये टेम्परेरी है, दोनों चीजें मुझे समझना है कि ये रिकवरी सस्टेन होएगी, आगे ले जाएगी, वापस से हम उन लेवल्स पे आ पाएंगे जहां पे हम पहले थे बिटकॉइन में, या अभी ये एक शॉर्ट टर्म सा बाउंस बैक जैसा है? जी, सो एज ऑफ नाउ बिटकॉइन जो है इट इज रेंजिंग अराउंड 40 और 45 के लेवल्स के बीच में मूव कर रहा है। अभी अगला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो मैं 46,600 के आसपास देख रही हूँ। जी जी। इज इट ऑडिबल? कुछ हाँ जी, आवाज आ रही है, थोड़ा नॉइज है, मुझे लगता है शायद कुछ कोई तार या कुछ वो होगा, लेकिन ठीक है जी। सो बिटकॉइन अगला जो रेजिस्टेंस है 200 मूविंग एवरेज EMA 46,600 के पास दिख रहा है। वंस ये क्रॉस होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा मूव, अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम क्योंकि फंडामेंटली पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है, लेकिन जो कंसोलिडेशन हो रहा है सिर्फ टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक अच्छा मूव अपवर्ड देखने को मिल सकता है। बाकी इन द शॉर्ट टर्म इस वीक में, आज या कल में, अगर 42,800 के लेवल के ऊपर रहती है प्राइस तो मैं इट विल बी पॉजिटिव। अगर 42 क्रॉस करके नीचे जाता है देन इट विल बी लाइक, फिर वो थोड़ा एक स्लो हो जाएगा। जो अपवर्ड मूव है वो एक हफ्ते के लिए और टल सकता है। तो वही है कि रेंजेस के बीच में ही मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड फंडामेंटली कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, तो सिर्फ टेक्निकली वॉल्यूम और इंडिकेटर्स के बेसिस पे जो भी प्रिडिक्शंस या अजम्पशंस हम लगा रहे हैं कि अब एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। थिंग्स आर बुलिश नाउ, बट एट द सेम टाइम उसको वॉच करना पड़ेगा। जी, इनफैक्ट खबरों के लिहाज से अगर बात करें तो थोड़ा सा बहुत ही मिक्स सी खबरें हैं, या थोड़ी बहुत कम से कम पॉजिटिव खबरें तो नहीं आ रही, क्योंकि वो जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो यूक्रेन, रशिया और रूस एरिया में बन रही है, वो हॉटस्पॉट भी है एक तरीके से क्रिप्टो करेंसीज का। अगर कहा जाए कि बिटकॉइन का माइनिंग का भी एक बड़ा सेंटर है उसी के आसपास में, कजाकिस्तान में एक बड़ा सेंटर है, रशिया ने बहुत सारी चीजें करी हैं उसके अराउंड। तो वो सारी चीजें, अगर वो चीजें सेटल डाउन होती है तो वो बहुत पॉजिटिव खबर बन जाती है, और जब तक वो स्ट्रेस बना हुआ है, वो टेंशन बनी हुई है, तब तक थोड़ा सा चिंता का विषय भी है। ऑल्सो ये जो जी, ऑल्सो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनका जो रेजोल्यूशन है एक शॉर्ट पीरियड में नहीं निकलेगा। ये जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं या फिर पॉलिटिकल टेंशंस हैं इन आवर नेशन ऑल्सो, जो GST या वगैरह इन सब चीजों को सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। एंड ऑल्सो जो आप कह रहे थे कि टैक्सेस के ऊपर GST की जो बात है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ऑन इन्वेस्टर्स, ऑन क्रिप्टो इंडस्ट्री, बट एज ए ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो हम डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं।
नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली ऑल्सो जो एनएफटीज का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, आप ओपन सी या कॉइनबेस पे देखेंगे, एनएफटीज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, इट वाज ऑन अ वीकली लोएस्ट प्राइसेस, मतलब जो एवरेज था, एवरेज से लोअर है वॉल्यूम। तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में ही मंदी का जो सेंटिमेंट है या बियरिश सेंटिमेंट है, उस वजह से भी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम वही है कि पॉजिटिव न्यूज ये आ रही है कि मास्टर कार्ड एंड कॉइनबेस हैव कोलैबोरेटेड कि नाउ वो एनएफटीज को वी कैन डायरेक्टली पे। तो जो ट्रांजैक्शन डिलेज होते थे या जो ट्रांजैक्शन में क्योटिक जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस थे, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जा रहा है। तो अडॉप्शन हो रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। बट जो भी रेगुलेशंस है या जो इमीडिएट टेंशन है, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे एक नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। एंड हमारे कंट्री में भी जो रेगुलेशंस आएंगे, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरफ लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। जी, और ठीक है। तो वही है कि ये ठीक है। और उससे मुझे, अगर मैं ये समझता हूँ, तो शायद अगर ट्रेडिंग कम होगी तो उससे वॉलेटिलिटी भी कम होने लगेगी, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिख भी रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो बहुत तेजी में रिकवरी भी नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है। लेकिन मेरा जो अगला सवाल था, जो हम पिछली बार जब कनेक्ट हुए थे, तो जो लेवल्स आपने बताए थे काफी हद तक उस तरफ गया था, लेकिन क्या जो लोज हैं, अब हम कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं कि वो लोज पे हम वापस नहीं जाएंगे, या अभी भी आपको वो लो चाहिए? हम कई बार कोई और एनालिस्ट से बात करें तो कभी कोई डोमिनेंस की बात करता है बिटकॉइन की, कभी कुछ और चीजों की बात हो रही है। क्या वो लोज जो 32,000 के टाइप के लेवल, 30,000 के लेवल्स, या उस तरीके की चीजें अब हमें बात नहीं करना चाहिए और जरूरत नहीं है, हम उससे ऊपर कंफर्टेबली हैं, 40 और 43 के ऊपर हैं, या एक बार और हम उन लेवल्स में उनको देख सकते हैं? जी, जैसे कि जो टेक्निकल्स हमें दिखा रहे हैं, सडन डंप नहीं आ रहा है। एंड जिस तरीके से आप कह रहे हैं, वॉलेटिलिटी भी डाउन है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी डाउन है। एंड पिछले 1-2 महीने में सम मिलियन ऑफ जो बीटीसीज हैं, वो एक्सचेंजेस से बाहर निकाले गए हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो 40 या 30,000 से नीचे शायद हमें देखने को ना मिले। बट एट द सेम टाइम एकदम से प्रिडिक्ट करना 100% श्योरिटी के साथ, ये भी थोड़ा बेवकूफी होगी कि मैं कह दूं कि बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स क्रिप्टो एंड अभी भी इतना स्टेबल नहीं हुआ है मार्केट की हम कह दें कि जो वॉलेटिलिटी पहले देखने को मिलती थी वो शायद ना मिले। ठीक है, लेकिन चलिए एज ऑफ इसको नाउ, इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ पूनम जी। अगर हम 48,000 के ऊपर निकलते हैं, तो क्या तब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अब हम वापस 30,000 वाली रेंज में नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है क्रिप्टो में। वही है कि अभी तक जो सिचुएशन रही है, अल्टीमेटली जो भी हमारा एनालिसिस है, इट इज डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस डेटा एंड प्रीवियस मार्केट परफॉर्मेंस। तो फ्यूचर क्या रहेगा क्रिप्टो इंडस्ट्री का, ट्रेडिंग टेक्निकल्स का क्या फ्यूचर रहेगा, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ट्रेडिंग अल्टीमेटली इज जो भी आंसर होता है, वो प्रीवियस परफॉर्मेंस, प्रीवियस डेटा के हिसाब से कहा जाता है। तो अभी ये कहना विल नॉट बी अ राइट जजमेंट। और प्रीवियस डेटा के साथ साथ प्रीवियस जो मार्केट सिचुएशंस थी या जो कंडीशंस थी, जिस तरीके के बाजार के अंदर में जिस तरीके, वो चीजें बदल रही हैं। अब ये और एक नया तरीके का एक वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर से और चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो डेटा भी उस पर काम करना बंद कर देता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे वॉलेटिलिटी, तो वो अलग तरीके से हो रही है। बाजार की कंडीशन, यानी लोगों जो अलग अलग देशों में रेगुलेशंस और वाली चीजें, वो अलग हो रही हैं आज से पहले। जब हम पिछले साल का डेटा उठाते हैं तो कंडीशंस कुछ और थी, ना टैक्स था, ना रिकॉग्निशन था, अनसर्टेनिटी थी, किस कंट्री में क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें बहुत अलग थी। आज बिल्कुल अलग है। तो अब बाजार जो रिएक्ट करेगा शायद, तो वो उस लिहाज से भी अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी क्रिप्टो के साथ में जुड़ती हैं, इसलिए ये प्रेडिक्शंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में आज की तारीख में अगर कुछ नया काम करना चाहूँ, अगर मेरे पास कुछ और पैसे हैं जिसको कि अब मैं निवेश करना चाहता हूँ या ट्रेड करना चाहता हूँ कुछ, तो कहाँ पे करना है? सो अल्टीमेटली जो बेस्ट ऑप्शन होता है क्रिप्टो में इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन फंडामेंटल टोकन्स मींस ऑल दोस टोकन्स जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को एज ए होल प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि मैटिक, पॉलीगन, हमने देखा है कि जो एनएफटीज या फाइनेंस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, उनको सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहा है। तो इन टोकन्स में या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए
एक हमेशा एक नो ब्रेनर तरीका होता है क्रिप्टो में एंट्री लेने के लिए। एट द सेम टाइम ट्रेडिंग आप वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है तो उसके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बचता है। मेटावर्स एज ऑफ नाउ एंड फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स ही एक रास्ता दिखाते हैं हमें क्रिप्टो में बने रहने के लिए। तो आप उनमें अपना एक स्टैंड बना सकते हैं। डिसेंट्रलैंड जैसे कि आप ऑलरेडी तो ये प्राइजेस को अच्छे से होल्ड भी कर रहे हैं एंड इनका फ्यूचर भी है। तो इन टोकन्स में आप हमेशा बिना किसी सोच विचार के एंट्री ले सकते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, माना एंड सैंडबॉक्स, एमबॉक्स, ये सारे एक अच्छे मेटावर्स प्लस क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप एंट्री ले सकते हैं। डॉट आप ले सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे कॉइन्स हैं जो कि स्ट्रेंथ के साथ में हैं और उसके अंदर में कहीं ना कहीं क्योंकि फंडामेंटल्स हैं तो वो थोड़ा वोलेटिलिटी से भी आप सेफ हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये आपको पता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री और ऐसे सेक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो हो सकता है स्पीड बहुत ना हो एज कम्पेयर टू बहुत सारे और ऑल्ट कॉइन्स की बात अगर करें या बहुत सारे और चीजों मीम कॉइन्स की बात करें तो वो वाले वोलेटिलिटी भी नहीं है, लेकिन वही आपको सेफ्टी भी देता है। जिस तरीके का भी बाजार है, क्योंकि एक वन साइडेड और वन ट्रेंड कंफर्म ट्रेंड वाला बाजार नहीं है, तो फिर उसमें सबसे अच्छा तरीका ये रहता है जब हम इक्विटी में बात करते हैं कि डिफेंसिव सेक्टर में रहें और लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज में रहें। ठीक उसी तरीके की कॉन्सेप्ट और उसी तरीके की थियरी के साथ में यहाँ पे भी बात हो रही है कि हम फंडामेंटल्स के साथ में रहें, उस तरीके के कॉइन्स के साथ में, और जिन सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही है या स्ट्रेंथ या आगे का फ्यूचर दिख रहा है जिसमें कि मेटावर्स एक सेक्टर है, उसमें रह सकते हैं। पूनम जी, मयूर पटेल जी हमारे एक दर्शक हैं और वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज पैनकेक स्वैप टोकन फंडामेंटली और उसका फ्यूचर कैसा है। लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क, दोनों चीजें इनफैक्ट शिवा इनू का भी पूछ रहे हैं। पहले आप पैनकेक स्वैप कैसा दिखता है और उसका फ्यूचर क्या है, कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? जी, आई थिंक पैनकेक स्वैप इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, नो? पैनकेक स्वैप एक्चुअली फंडामेंटली मुझे जानकारी नहीं है। सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो टेक्निकली भी ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। तो अभी मैं इसमें एंट्री लेने का सजेशन नहीं दूंगी बिकॉज अभी वॉल्यूम भी कम है एंड मूवमेंट भी मूवमेंट भी नहीं है। तो आई सजेस्ट इससे अभी दूर ही रहें। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, अगर बिटकॉइन 48 क्रॉस करता है, एट द सेम टाइम यहाँ पर भी हमें एक अच्छा मूव मोमेंटम दिखता है, वॉल्यूम दिखता है, तो मैं उसमें एंट्री लेने का सजेशन दूंगी। बाकी एज ऑफ नाउ आप इससे एक तरीके से दूर ही रहे तो बेहतर है। ठीक है, तो थोड़ा दूर रहे क्योंकि कमजोरी और टेक्निकल्स में अगर कमजोरी दिख रही है, चार्ट कहीं ना कहीं ये भी बता देता है कि फंडामेंटल्स भी कमजोर है। अगर गिरते हुए बाजार में जो रेजिस्ट करते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो फिर रेजिस्ट ही करते हैं, वो अपने आप को सस्टेन करते हैं। जैसे अगर आप ये देखिए, ये 1 साल का चार्ट आपके सामने है पैनकेक का, केक यूएसडी का, और लगातार गिरावट एक नेगेटिव ट्रेंड में दिख रहा है। और इससे पहले अभी हम जैसे पूनम जी जो कह रही थी कि मैटिक की बात कर रही थी, अगर आप मैटिक को देखते हैं और मैटिक का 1 साल का चार्ट आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर में और एक रेंज को ऊपर की तरफ निकालता हुआ दिख रहा है। तो भले ही वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे ना भी हो और बिल्कुल नए हाईज ना बना रहा हो, लेकिन आपको रेजिस्ट करता हो। केवल चार्ट का डायरेक्शन है, आपको बिल्कुल लेमैन की बात कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल बहुत कोई पैटर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ। 1 साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पे, एक चार्ट ये है और एक चार्ट ये है, तो वो स्लोप आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं कि पहाड़ से गिर रहे हैं, वो बता देता है कि वो स्ट्रेंथ क्या है। और गिरते हुए बाजार में ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स की निशानी भी होती है, उसको सिग्निफाई करता है। तो मयूरी, मैं जैसे जी, जो इन्फॉर्मेशन गूगल या फंडामेंटल बेसिक इन्फॉर्मेशन पैनकेक स्वैप के बारे में जो मिल रही है कि ये एक लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो कि बीएससी ब्लॉकचेन पे है। बीएससी एक ब्लॉकचेन अपने आप में इतना स्ट्रांग नहीं है। जितने भी हैक्स होते हैं टोकन्स के, वो मोस्टली बीएससी ब्लॉकचेन पे होते हैं। तो बीएससी ब्लॉकचेन के जो भी टोकन्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करती। आप उनको ट्रेडिंग बेसिस पे यूज कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे हम देख रहे हैं कि पैनकेक स्वैप में वो वॉल्यूम नहीं है, ट्रेडिंग के लिए भी वो फीजिबल नहीं है। तो आप उससे एक तरीके से दूर ही रहे। मैटिक क्योंकि वो फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करता है। तो बीएससी टोकन्स को आप
एक आईसीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि वो फंडामेंटल्स कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं होता है, तो वो वॉलेटिलिटी इनिशियली काफी दे जाते हैं। तो वो जैसे हम आईपीओज में या आईसीओज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उस तरीके से बीएससी टोकन्स, पैनकेक स्वैप टाइप के टोकन्स को यूज कर सकते हैं। एंड जी, जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो बता दिया है पूनम जी ने। और मयूर जी वैसे कह रहे हैं कि इन्होंने स्टेक किया हुआ है उसको और उस पे 60% एपीवाई उन्हें मिल रहा है, तो वो अच्छी बात है, बधाई हो मयूर जी। लेकिन दैट इज बेसिकली द बेस्ट तरीका उसमें एंट्री लेने के लिए। हाँ, हाँ, जो गिरता हुआ और कमजोर और वाला, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटली अभी फिलहाल उसके अंदर में बहुत आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं अगर मैं इसके अंदर में जोड़ूं पूनम जी जो कह रही हैं या जो हम समझ पा रहे हैं इन सारी डिस्कशंस के बाद में, आप उसको और एनालिस्ट से भी ले लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, हम भी और फिर से पूछ लेंगे। लेकिन मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि इसमें धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन हल्की करना शुरू कर लेना चाहिए कि अगर आप प्रॉफिट में हैं या कुछ आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसका ओवरऑल ट्रेंड कुछ बहुत स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। और आगे जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पुरानी और इसकी टेक्नोलॉजी है, तो वो कहीं फंडामेंटल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा इनका सवाल था पूनम जी शिबा इनू को लेकर के। बहुत तेजी एक पीछे मुझे जहां तक याद है या पता देखा था मैंने, तो उसमें बहुत बड़ी एक तेजी दिखाई थी शिबा इनू में। शिबा इनू को हमने प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस किया था। एक मिनट, मतलब इसी पिछले हफ्ते के अंदर में एक बड़ी बढ़त वो आई है और अभी कहीं ना कहीं सस्टेन हो रही है। मतलब पिछले 5 दिन की बात करें तो बड़ी तेजी। आगे कैसे देखते हैं इसको? जी, ऑन वन डे टाइम फ्रेम इट इज लुकिंग बुलिश। सारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनको क्रॉस करके ऊपर आ गया है, तो आप डेफिनेटली इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो अगर कल अगर 42,000 के ऊपर रहता है बिटकॉइन, 42,000, और अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है जो कि है 44 के आसपास, तो फिर डेफिनेटली इसमें हम एक अच्छा अपवर्ड मूव देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे आप अभी एंट्री ले सकते हैं, बट फॉर डे ट्रेडिंग मैं सजेस्ट करूंगी आप थोड़ा वेट कीजिए। एंड अगर वीकली बेसिस पे आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अभी भी एंट्री उसमें ले सकते हैं। जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी अराउंड 0.406 जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट यहाँ से कहीं ना कहीं डबल की बात आप कर रहे हैं और वो टारगेट्स देखने को, लेकिन डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ पे, जो कि बिटकॉइन के अंदर की स्ट्रेंथ। बीटीसी अगर थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ में चलता है तो ये वाला जो भी इसने एक हफ्ते में शिबा इन्होंने एक अच्छी तेजी बनाई है, इसको और आगे सस्टेन कर सकेगा और कर पाएगा, ये कह रही हैं पूनम जी। ठीक है, डबल तो नहीं है, 32% रहेगा यहाँ से, 0.00006। मुझे एक्चुअली इसका डॉलर्स में चार्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन 20 से 30% की कम से कम एक तेजी एक्सपेक्ट करी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यू है, स्ट्रेंथ है। डिपेंड करेगा बीटीसी पे। बीटीसी अगर सस्टेन करता है और यहाँ से फिर और ऊपर की तरफ ही रहता है तो एक तेजी, क्योंकि वो कहीं स्ट्रेंथ आ रही है, तो वो पिछले एक हफ्ते से स्ट्रेंथ दिख रही है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से एक ऊपर की तरफ एक स्पाइक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा डे व्यू ना हो करके अगर वीकली व्यू की बात करेंगे तो शायद स्विंग ट्रेड के लिहाज से एक अच्छा ये कैंडिडेट हो सकता है। चलते चलते पूनम जी, सरकार ने जो टैक्सेस लगाए हैं, ट्रेडर्स कितना परेशान हैं, क्या माहौल है और आगे क्या उम्मीद है कि सरकार से क्या मांग रहे हैं और सरकार कितना सुन रही है? कोशिश तो जारी है सारी कम्युनिटी की कि टैक्सेस को रिड्यूस करवाया जाए, बट एट द सेम टाइम जो लोग टोटली क्रिप्टो में ऑलरेडी आ चुके हैं वो अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है। अब जो भी रास्ता है वो यही बनाना पड़ेगा। तो फॉर पीपल लाइक मी हु आर ऑलरेडी इन क्रिप्टो टोटली, तो फिर अब वो कितना भी टैक्स लगे हम कोशिश करेंगे कि हम अपना परफॉर्मेंस या हम अपने रास्ते निकालें जहां हम टैक्सेस के साथ इंडस्ट्री को सरवाइव कर सके और हम भी इंडस्ट्री में सरवाइव कर सके। एंड आई थिंक इतना धीरे धीरे वही होता है, जो जो रिटेल ट्रेडर्स है उन पर उसका एक काफी एक नेगेटिव और हार्श प्रभाव पड़ेगा, बट जो लमसम अमाउंट्स में जो ट्रेड करते हैं वो आई थिंक दे विल बी एबल टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। एंड
जो भी ठीक है है, अब रहना तो फिर इसको मैं रहेंगे। ऐसे समझ रहा हूँ कि ट्रेडर्स नाराज हैं और ट्रेडर्स को ज्यादा परेशानी है, ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि उनके लिए कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ा दिए हैं। वो हर ट्रेड पे टीडीएस होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो नहीं पता है, उस तरीके की बहुत सारी चीजें। तो वो एक बहुत सारा चैलेंजिंग है, बहुत सारा परेशानी है, बहुत सारा उसके साथ में रेगुलेशन, और वो उसका अकाउंट ही रखना मुश्किल हो जाएगा कि हर ट्रेड को आप हिसाब रखिए और उसके अंदर में टीडीएस कितना कितना कटा है, उसको कैसे लिया जाए, रिफंड कैसे आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक अलग चैलेंज है। लेकिन अगर निवेशक के लिहाज से बात करूं तो उसके लिए उतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ठीक है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 30% सरकार ले जाएगी, एक चीज है। लेकिन उसके लिए उतने हैसल्स नहीं बढ़े, अगर मैं ये कहूँ तो ठीक कह रहा हूँ। निवेशक के लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि जो भी टैक्सेशन रूल्स रहेंगे वो एक्सचेंज लेवल पे कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, तो एक्सचेंजेस का थोड़ा एक प्रॉब्लम या काम या जो लोड है वो बढ़ गया है। तो इन्वेस्टर्स तो एक वन टाइम एंट्री एंड वन टाइम एग्जिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट विल बी मैनेजेबल। ट्रेडिंग के लिए भी आई थिंक एक्सचेंजेस का इशू रहेगा कि कैसे कहाँ किस पॉइंट पे टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो जब तक और क्लियर रेगुलेशंस नहीं आ जाते तब तक ये कहना will not be nice कि कहाँ क्या इशू है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो उसी को क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बनती है। तो पीपल विल आस्क क्वेश्चंस कि कहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेड है, एंड गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेक थिंग्स इजियर फॉर पीपल। बट एट द सेम टाइम टैक्सेस हो या ना हो, अब क्रिप्टो को और क्रिप्टो ट्रेडिंग तो बनी ही रहेगी, तो जिस तरीके से पहले भी चलता था अभी भी चलता रहेगा। ठीक है, दैट्स द स्पिरिट कि टैक्स और नो टैक्स उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हम हैं, क्रिप्टो इज हियर फॉर गुड। तो अब क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा है, क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो निवेशक कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे है, इस बाजार के साथ में ऐसे ही रहेंगे। सरकार जितने भी जुल्म ढाले कोई बात नहीं, देंगे, करेंगे। उम्मीद यह है कि सरकार थोड़ा सा समझे कि थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए, क्योंकि अभी नया सेक्टर है, बड़ा टैक्स लगा करके आप उसको बहुत ज्यादा हतोत्साहित ना करें। सिन टैक्स जैसा ना समझें कि ये नहीं है कि ये अल्कोहल है या सिगरेट है, उस कैटेगरी में ना लेकर के, लग्जरी में ना ले जाकर के, क्योंकि ये यंगस्टर्स के लिए एक सेक्टर है, एक काम है, एक बिजनेस है, एक स्टार्टअप की चीजें हैं और बहुत सारा कुछ इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। तो वो सारी चीजें तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करें। तो वो एक चीज है। और दूसरी चीज, बदले में क्या है, जब सरकार हमसे इतना बड़ा टैक्स अगर मांग रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, तो ये थोड़ा सा कम करे और उसके बाद भी ये बताए कि सरकार कैसे हमें हेल्प करने जा रही है। क्योंकि जब बाकी इंडस्ट्रीज से सरकार टैक्स सारी रियायतें भी देती है, नई इंडस्ट्रीज को तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे टैक्स हॉलीडेज भी मिलते हैं। हम टैक्स हॉलीडेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी उसकी बात कर रहे हैं कि आप सरकार हमें क्या देगी। वो सारी चीजें देखना, समझना और इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी शायद दरवाजे खुले हैं, कम से कम खिड़की तो खुली गई है, दरवाजे भी खुली जाएंगे धीरे धीरे करके। तो दूसरा ये भी है कि जो गवर्नमेंट है इट विल टेक एग्जांपल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे हम यूएस में भी देख रहे हैं दैट यूएस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट पूरा एक रेगुलेशंस लाने की कोशिश कर रही है, एक बिल लाने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट ने आई थिंक सम परसेंटेज ऑफ बिटकॉइन अपने एक ट्रेजरी में होल्ड किए हैं, तो उस वजह से आई थिंक इट विल सेट अ पॉजिटिव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अदर गवर्नमेंट ऑल्सो, कि इंडियन गवर्नमेंट भी कैसे बिटकॉइन को अपने एक बैलेंस शीट का हिस्सा बना सकती है, अपने एक मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा बना सकती है। एंड जब जब पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो अंडरस्टैंडिंग है वो गवर्नमेंट के पास सही तरीके से आएगी, तो आई थिंक थिंग्स विल बिकम मोर इजियर। जिस तरीके से यूएस गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को अपने एक फाइनेंस का या मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा बनाया है, तो इससे जो भी फसाड थे क्रिप्टो को रिलेटेड की एक डार्क इंडस्ट्री हुआ या टेररिज्म को फंड करने की, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सब साइडलाइन होते हैं। जहां किसी भी देश की गवर्नमेंट ये चीज और ऑल्सो बिकॉज यूएस बीइंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेबल कंट्री, जब उसने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है तो डेफिनेटली चीजें बहुत ही आसानी से और अच्छे दिशा में यहाँ से जाएंगी। तो जी, ठीक है। गवर्नमेंट और को वो जो टाइम नेगेटिव लगेगा। शेड है वो धीरे धीरे हटना शुरू होगा, क्योंकि वो होने लगा है। सरकार अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, तो वो तो किसी भी तरीके से फंडिंग होती थी, वो गोल्ड से भी होती है, वो करेंसी से भी, फिएट करेंसी से भी होती है, और वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी से भी हो सकती है। तो वो जो चीजें हैं या वो जो उसके साथ में चैलेंजेस हैं, वो हर तरीके के एसेट क्लास के साथ में होते हैं। बस बहुत ही कम है जो फिक्स्ड एसेट क्लास है। आप प्लॉट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, एक चीज है, मतलब भेज नहीं सकते यहाँ से वहां, एक चीज है। लेकिन उसके अलावा जितनी चीजें हैं, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फिएट करेंसी हो, कुछ भी, तो हर चीज जाती थी यहाँ, और आसान हो गया।
तो वो एक चीज है, लेकिन उस पर सरकार को कंट्रोल करना होगा, लगाम लगानी होगी, वो सारी चीजें, चेक्स एंड बैलेंसेस सरकार को और कर रही है। यूएस गवर्नमेंट ने अभी जो कल जो एक बड़ा वो पकड़ा है, जिसमें कि जो हैकिंग करके जो बड़ा कई बिलियन डॉलर के वर्थ ऑफ करेंसीज था, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन था, उसको पकड़ करके और वापस से रिकवर किया। तो वो सारी चीजें भी हो रही हैं। तो वो हैकिंग होती है, और वो तो जैसे बैंक लूटे जाते थे, तो वैसे ही डिजिटल में हैकिंग होती है। तो उस तरीके की चीजें आएंगी, वो चैलेंजेस नए आएंगे, उन चैलेंजेस को कंट्रोल करने के लिए सरकार को भी नई चीजें लानी पड़ेंगी। साइबर क्राइम को मजबूत करना पड़ेगा, उसकी पुलिस को और उसके इन्वेस्टिगेटर्स को, वो सारी चीजें लानी होंगी। एक चीज मयूर पटेल जी जो यहाँ पे कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये टैक्सेस की वजह से डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे में ज्यादा काम होने लगेगा। आप इससे कितना एग्री करती हैं पूनम जी? सो एज ऑफ नाउ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करना अपने आप में काफी टैक्सेस से ज्यादा पेनल्टी वहां लग जाती है, बिकॉज जो गैस फीस होती है, ट्रांजैक्शन फीस, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम अगर टैक्स पे करेंगे तो वो फिर भी हमारे लिए एक चीपर रास्ता होगा, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो आई थिंक अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को उतना फायदा नहीं होगा जब तक इंडस्ट्री गैस फीस पे और जो ट्रांजैक्शन फीस है उस पे बात कम करने की कोशिश ना करे। जब इन फ्यूचर जब ये कम होने लगेगा, देन मे बी थिंग्स विल बिकम वो मोर भी है, इजियर प्लस फॉर उसके अलावा DX। फिर भी हो पाएगा, ये जरूरी नहीं है उतना आसान, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस सरकार के अंदर में आप रह रहे हैं, आप उसको टैक्स बिना दिए अगर आप सोचें कि आप काम कर लेंगे और सब कुछ, तो वैसा हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए कोई कंट्री हो, कोई अलग जगह हो जहाँ पे ये बिल्कुल सब कुछ फ्री है, कि कोई ऐसी कंट्री जो कि टैक्स हेवंस हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं और हर बिजनेस के लिए है। तो ऐसा नहीं है आप दुबई में जाते हैं तो आपको वहाँ बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको नहीं टैक्स देना होता है। तो उस तरीके की भी चीजें होती हैं। तो आप अगर वैसा कुछ होता है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर में रह करके और क्रिप्टोज के अंदर में काम करना चाहते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा या फिजिबल होगा या बहुत सेफ होगा। डिटेल्स मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कंसेप्चुअली मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबा चलना। टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है लोगों के लिए, या टेम्परेरी कुछ लोगों को लगे कि हाँ यंगस्टर्स हैं वो उतनी चीजों को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप उसको बहुत ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो आपको शायद पता चलेगा, जो पूनम जी कह रही हैं, कि ये टैक्सेस देने के बाद में भी आप ज्यादा फायदे में होंगे एज कम्पेयर टू अभी जो जिस तरीके के गैस वो जो पेनल्टी चार्जेस और वो सब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में जितने खर्चे हैं, तो वो वहां पे कुछ ऑफसेट नहीं हो रहा। बस ये है कि वहां पे वो सरकार नहीं ले जा रही है वो टीडीएस, तो उससे तो अच्छा है कि यहाँ पे कम से कम सरकार टैक्स लेकर के वो वापस हमारे देश में ही खर्च होगा और हमारे लिए काम आएगा। बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये थी पूनम रघुवंशी जी, पैसा रोज की फाउंडर हैं। इक्विटी से लेकर के क्रिप्टोज तक सब कुछ ट्रैक करती हैं, बताती हैं किस तरीके से बाजार में काम करें, पैसा कमाएं, मुनाफा कमाएं, पूंजी को बढ़ाएं। ये सफर मुनाफे का डेली सुबह मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे हम जुड़ते हैं। कल फिर आपके साथ में होंगे। कल शायद थोड़ा सा शो छोटा होगा, कुछ और चीजें हैं, कुछ और स्पेशल शोज और कुछ और चीजों पे हम काम कर रहे हैं, तो कल हम इतना लंबा नहीं करेंगे। आज क्रिप्टो के साथ में भी थे और प्लस बाजार में भी आज बड़ी खबरें, बड़ी चीजें थी, तो इसलिए हमने पूरा काम किया। कल फिर सुबह आपसे 10 बजे मुलाकात होगी। शेयर बाजार के सवाल, क्रिप्टोज के सवाल शायद कल नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और थैंक यू मयूर जी, तो आपका थैंक्स मैडम तक, पूनम जी तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जो हमारे साथ में जुड़े इस सफर में। अपना फीडबैक, अपने सवाल जरूर शेयर करते रहिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए फाउंड इंडिया के शोज को, वीडियोस को, कंटेंट को। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे मार्केट लाइव में। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए फाउंड इंडिया के साथ में। थैंक यू।